Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johar Town, Lahore. आपको मालूम हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को शुरू कर रखा है, इसके कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ लिए होंगे। आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। आज सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जिस टॉपिक को स्पेसिफाई किया वो आरएनए है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर दूसरा टॉपिक जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है क्या, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और लास्ट में हम वाटर और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे बात करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना, ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते? तो याद रखिए, साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस में से एक सब्सटेंस निकाला, यानी ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में से एक सब्सटेंस निकाला, चूँकि उसकी नेचर एसिडिक थी तो उसे बोल दिया क्या, न्यूक्लिक एसिड। अब ज़रा देखिए, इस न्यूक्लिक एसिड के हवाले से बात कीजिए तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक को हम कहते क्या, आरएनए यानी क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आइए आज हम बात करें राइबो न्यूक्लिक एसिड की। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, यानी ये आरएनए क्या है? तो प्यारे बच्चों, केमिकली हम कहते राइबो न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब आपके मन में आएगा कि सर ये राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो आइए इसके जो कंपोनेंट्स हैं, यानी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनके हवाले से बात करेंगे। इसके आपको 3 कंपोनेंट्स मिलते, एक ये वाला है, फिर हम इसके हवाले से बात करेंगे, यानी 3 कंपोनेंट्स की बात है। चूँकि राइबो न्यूक्लियोटाइड है, आपको एक पेंटोज शुगर मिलती है जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर है, उसे आप लोग बोल दीजिए क्या, राइबोस। ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है, तो ये राइबोस है। दूसरा कंपोनेंट जो आपको इसके अंदर मिलता है वो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं। आप बता दीजिए इनको नाइट्रोजिनस बेसिस क्यों बोलते? चूँकि नाइट्रोजन होती है इसीलिए बेटे ऑक्सीजन भी होती है, ऑक्सीजन बेस तो नहीं कहते। तो याद रखिए, चूँकि बेसिक प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन की वजह से होती हैं, इसीलिए तो हम कहते नाइट्रोजिनस बेसेस। जैसे अगर आपके सर यहाँ पर ये अमोनिया बना दें और आपसे पूछें कि ये मॉलिक्यूल एसिडिक है कि बेसिक है, और फिर देखिए अगर यहाँ पर सर हाइड्रोजन आयन लिख दें और आपसे पूछें ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो याद रखिए जो लोन पेयर दे वो बेस होती है और जो लोन पेयर ले वो एसिड होता है। तो चूँकि आप इसके अंदर भी देखिए, चूँकि ये लोन पेयर जो दे रहा है वो कौन, नाइट्रोजन, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से, नाइट्रोजन की वजह से होती हैं, इसीलिए हम इसे बोलते क्या, नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस के हवाले से बात कीजिए, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर होती हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स की हैं। एक को हम कहते क्या, प्यूरीन कहते, और दूसरी कौन है, पायरिमिडिन है। अब जो प्यूरीन क्या होती है, याद रखिए ये डबल रिंग्ड बेसेस होती हैं, यानी इनमें 2 रिंग्स मिलते हैं, और जो सिंगल रिंग्ड बेस होती है वो कौन, पायरिमिडिन। और प्यूरीन में कौन कौन सी है, एक तो एडेनिन है और दूसरी गुआनिन होती है। और पायरिमिडिन के हवाले से बात कीजिए, हम कहते एक तो होती है साइटोसिन, अब दूसरी आपको मिलती है यूरासिल,
और याद रखिए डीएनए में यूरासिल की बजाय थाइमीन होती है। तो आपने याद रखना, चूंकि टॉपिक आरएनए पे है, राइबो न्यूक्लिक एसिड पे है, इसीलिए उसके हवाले से बात हो रही। याद रखना कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोस एंड नाइट्रोजिनस बेस इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब थर्ड कंपोनेंट यानी फॉस्फेट की बात करते हैं या बोल दीजिए फॉस्फोरिक एसिड की बात होती है, तो जब थर्ड कंपोनेंट की एडिशन हो जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। याद रखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? इन थ्री कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से राइबो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस तरह से होता है ये देख लीजिए। प्यारे बच्चों याद रखना कि कार्बन, ये जो पेंटोज शुगर आपके सर ने बना दी, ये कितने कार्बन होती है? ये 5 कार्बन शुगर है। एल्डो शुगर होती है कि कीटो? आपने पढ़ लिया है, तो ये एल्डो शुगर है। और आप देखिए ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और यहाँ पर आपको मिलेगा कौन? कार्बन 5 मिलता है। कार्बन 1 के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगी कौन? नाइट्रोजिनस बेस। एन बेस लिख दिया सर ने, यानी नाइट्रोजिनस बेस मिलती है। और प्यारे बच्चों कार्बन 5 प्राइम पे आपको फॉस्फेट मिलता है। अब याद रखना आपने कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड पेंटोज इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट की एडिशन हो जाएगी तो इसे क्या कहोगे? न्यूक्लियोटाइड। और याद रखना जब ये बेस अटैच हो जाए तो फिर कार्बन के जो नंबर्स हैं इन्हें हम कहते 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। आपके मन में आएगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम 1, 2, 3 ये तो पढ़ते हैं, ये प्राइम क्या है? तो याद रखिए ऐसी ही नंबरिंग आपको नाइट्रोजिनस बेस के हवाले से भी मिलेगी। 1 to 9 है। तो प्यारे बच्चों इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट नंबर ऑफ पेंटोज फ्रॉम बेस वी प्लेस प्राइम ऑन नंबर ऑफ पेंटोज। यानी और आसानी की खातिर मैं आपसे पूछ कर तो इसको आसान कर रहा, यानी अगर कभी बोल दिया जाए कि पोजीशन 3 तो ये पेंटोज की होगी कि बेस की होगी? तो याद रखिए चूंकि प्राइम नहीं कहा तो ये 3 की, ये 3 पोजीशन नाइट्रोजिनस बेस की होगी। लेकिन अगर बोल दिया जाए 3 प्राइम तो प्राइम आ गया, तो ये पोजीशन है किसकी? पेंटोज की। फिर ऐसे में अगर आपसे पूछूं पोजीशन 5 तो ये नाइट्रोजिनस बेस की होगी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पोजीशन 5 प्राइम तो ये किसकी होगी? ये पेंटोज की होगी। तो प्यारे बच्चों पेंटोज के नंबर को नाइट्रोजिनस बेस के नंबर से डिफरेंशिएट करने की खातिर हम पेंटोज के साथ जो नंबर हैं उनके साथ प्राइम लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना। और ये जो भी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे आप देखिए इसमें राइबोज शुगर रहेगी, फॉस्फेट भी वही रहेगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो किन के अंदर? नाइट्रोजिनस बेस के हवाले से। कभी एडेनिन वाली बेस अटैच होगी तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और कभी गुवानीन वाली बेस अटैच होगी तो गुवानोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। कभी साइटोसिन अटैच होगी तो ये साइटिडीन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। यूरासिल अगर अटैच होगी तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब प्यारे बच्चों ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से होती है? बॉन्डिंग बताने से पहले एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ, आपने बताना ये आपके सर ने क्या बनाया। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको मालूम राइबोज शुगर है, इधर OH होगा। फिर आप ज़रा देखिए आपके सर एक और मॉलिक्यूल बना रहे और आपने बताना है
इस मॉलिक्यूल का नाम किया। फॉस्फोरस ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, इधर भी OH है, इधर भी OH है, इधर OH तो था लेकिन बॉन्डिंग में हो गया यूज, CH2, और फिर ऐसे, फिर आपके सर ने यहां पर ये बना दिया ऑक्सीजन, फिर ऐसे, और ये 5 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर आपके सर ने बनाया, और कार्बन 1 जो है यहां पर आपके सर ने बना दी क्या, नाइट्रोजिनस बेस है। अब आप बताइए ये आपके सर ने क्या बनाया, तो याद रखिए इट इज एन अदर न्यूक्लियोटाइड, यानी पेंटोज के कार्बन 1 पे नाइट्रोजिनस बेस है और कार्बन 5 प्राइम पे फॉस्फेट है, इसी को तो हम कहते क्या, न्यूक्लियोटाइड कहते। अब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से होगी, तो हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड से H जाएगा और उधर पेंटोज शुगर से कार्बन 3 पोजीशन से OH गया, तो बेटे क्या होगी, डिहाइड्रेशन, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि इस फॉस्फोरिक एसिड से H गया और पेंटोज राइबोज शुगर से OH गया, इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। और प्यारे बच्चों ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को आपको मालूम हम क्या कहते, इसे कहते फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। अब पहले तो आप ये बताइए कि ये जो एस्टर बॉन्ड है ये आपने कल पढ़ा था, आज आप बताइए कि एस्टर बॉन्ड क्या होता। हम कहते अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हो ऑक्सीजन के साथ और एक तरफ क्या हो, ऑक्सीजन के साथ कार्बन, तो इसे क्या कहते थे, एस्टर बॉन्ड। इधर भी अगर ऑक्सीजन के साथ कार्बन हो तो इसे क्या कहेंगे, अब दो एस्टर हो गए ना, कि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, इधर भी OC है, इधर भी OC है, तो डाई एस्टर हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर सेंट्रल एलिमेंट आ जाए फॉस्फोरस, तो इसे आप बोल देंगे क्या, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो आप देखिए इस फॉस्फोरस ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, इधर ऑक्सीजन के साथ कौन है, कार्बन, तो एक एस्टर बॉन्ड तो ये है, इधर भी ऑक्सीजन के साथ कौन है, कार्बन, तो एक एस्टर बॉन्ड ये है। तो आप बताइए ये जो लिंकिंग बॉन्ड है इसे क्या बोलोगे, इसे हम बोलते फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट राइबो न्यूक्लियोटाइड इज नॉन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल बना इसे बोल देंगे डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग मॉलिक्यूल। फिर एक और आकर इसी तरह से अटैच हो जाएगा, जो कि आप देखिए एक 5 प्राइम एंड है तो 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, फिर बॉन्डिंग हो जाएगी, 3 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो जाएंगे और उस मॉलिक्यूल को बोल देंगे क्या, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। 4 मिल जाएं टेट्रा, 5 पेंटा, और बहुत सारे मिल जाएं तो पॉलीमर। पॉलीमेनी को कहते मर, यूनिट को कहते, तो मैनी यूनिट्स जब मिल जाएं तो उसे आप बोलोगे क्या, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और उसी को तो बोलते क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्यारे बच्चों इस राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात कीजिए तो सिंगल स्ट्रैंडेड, और प्यारे बच्चों फिर हम कहते ये सिंगल हेलिक्स ही होता है, लेकिन इसके पार्ट्स अपने इर्द गिर्द फोल्ड बैक होकर तो बनाते हैं क्या, डबल हेलिक्स, यानी इसी सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर से, चेन से फिर ये डबल हेलिकल भी हो सकता है, ये चेन इसके अपने इर्द गिर्द ही फोल्ड हो जाए। जैसे आप tRNA ट्रांसफर RNA के हवाले से देखते हैं। आइए अब बात हमने करनी है इस राइबो न्यूक्लिक एसिड्स की जो टाइप्स हैं इनको देख लीजिए। टाइप्स कौन कौन सी आपको याद आती होंगी कि 3 टाइप्स हैं। एक को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं क्या, मैसेंजर RNA, फिर जिक्र होगा किसका,
ट्रांसफर आरएनए का, फिर राइबोसोमल आरएनए को पढ़ लेंगे। यानी बातें आपको बतानी हैं किसकी? सबसे पहले देखिए मैसेंजर आरएनए। नेम से इंडिकेट होता है एक ऐसा आरएनए जो मैसेज कैरी करेगा। यानी जब हम ये कहते कि एक ऑर्गेनिज्म के बनने की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में है, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन का इजहार किस तरह से करेगा? तो प्यारे बच्चों, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है, आरएनए से प्रोटीन, यानी सेंट्रल डोग्मा के थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन होता है। तो वो आरएनए जो डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज लेकर जाएगा, उसे क्या बोलोगे? मैसेंजर आरएनए। और सिंपली हम लोग लिख दिया करते क्या? mRNA। और बोलिए तो क्या? मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज कैरी करेगा। फिर प्यारे बच्चों, एक टाइप आपको मिलती है, उसे आप कहते क्या? राइबोसोमल आरएनए। अब ये क्या होता है, इस पर भी हम कुछ देर में बात करेंगे। और इस राइबोसोमल आरएनए की जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या? हम कहते आरएनए। यानी बोलिए तो क्या? राइबोसोमल आरएनए। और फिर लास्ट में बात होगी किसकी? ट्रांसफर आरएनए की। ये किसी चीज को ट्रांसफर करेगा, इसीलिए तो कहते क्या? ट्रांसफर आरएनए। किसे करेगा हम अभी देख लेंगे। शॉर्ट फॉर्म देखिए, इसे हम लोग बोलते टीआरएनए, यानी ट्रांसफर आरएनए। आइए अब सबसे पहले बात करें मैसेंजर आरएनए की। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूक्लियस से और इसके अंदर जो डीएनए मौजूद है, इस डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज ये जिस आरएनए को मिलेगा उसे आप क्या बोलोगे? उसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और ये जो सारे आरएनए किस प्रोसेस से बनते हैं? तो ये राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम कहेगा कि प्रोटीन तो बना दूंगा, लेकिन प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड वो लेकर आओ। तो फिर आएगा कौन? ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर देगा किसके पास? राइबोसोम के पास। और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होनी शुरू हो जाएगी। आपने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो प्यारे बच्चों, एट लीस्ट 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए भी होने चाहिए जो कि होते हैं, ताकि एक टीआरएनए एक अमाइनो एसिड को एंटरटेन कर सके। एक टीआरएनए अमाइनो एसिड को अपने साथ बाइंड करे और उसको पहुंचा दे कहां तक? हम कहते राइबोसोम के पास। तो प्यारे बच्चों, हम कहते कि एट लीस्ट 20 टाइप्स के होने चाहिए, होते हैं, लेकिन देखा गया है ऑर्गेनिज्म में कि 60 टाइप्स के टीआरएनए। और ह्यूमन सेल के हवाले से बात की जाए तो 45 टाइप्स के आपको टीआरएनए मिलते हैं। डीएनए के ऊपर चूंकि 45 ऐसी साइट्स हैं जो टीआरएनए की फॉर्मेशन कर रही, तो 45 टाइप्स ऑफ टीआरएनए आपको ह्यूमन सेल के अंदर मिल जाएंगे। अब इस टीआरएनए के हवाले से बात कीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से बात कीजिए, तो प्यारे बच्चों, हम लोग कहते ये क्लोवर लीफ लाइक होता है। कभी आपने क्लोवर लीफ देखा है? तो ये आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है। आप देख लीजिए, कोई भी डीएनए हो, आरएनए हो, उसका एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड है। ये मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए कोई भी हो, उसका एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड होता है। इसी तरह से इस टीआरएनए का भी एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड होता है। और ये क्लोवर लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके ऐसे बनने की जो वजह है वो क्या, ये भी हम लोग अभी देख लेंगे। और फिर कुछ और एमसीक्यूज की बातें। यानी प्यारे बच्चों, ये 5 प्राइम एंड है और ये वाला हम कहते 3 प्राइम एंड है। और याद रखना, 5 प्राइम के एंड के ऊपर आपको मिलती है गुवानीन।
इम्पॉर्टेंट है। और फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अगर आप 5 प्राइम से आइए तो आपको सीक्वेंस मिलेगा CCA, लेकिन अगर आप 3 प्राइम से आते हैं तो ये सीक्वेंस क्या है, ACC। अब आप देख रहे हैं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है लेकिन डबल हेलिकल है। तो प्यारे बच्चों इसके कुछ जो बेसिस हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो तो आपस में बॉन्डिंग बना लेंगी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अगर नहीं होंगी आमने सामने तो वहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे आप देखिए, यानी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, हम कहते अगर एडेनिन के सामने थाइमीन आ जाए तो चूंकि ये आरएनए है आप बोल दीजिए क्या, यूरासिल, बॉन्डिंग हो जाएगी। गुवानिन के सामने साइटोसिन आ जाए, बॉन्डिंग हो जाएगी, जी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे हो कि यूरासिल के सामने यूरासिल आ जाए या गुवानिन आ जाए तो क्या बॉन्डिंग होगी, हम कहते नहीं होगी। तो ये एक लूप सा बन जाएगा, एक बेंड सा बनेगा, एक आउटग्रोथ सी ऐसी। तो प्यारे बच्चों ये जो लूप है, लूप बेंड को कहते, तो ये जो बेंड की तरह का स्ट्रक्चर बना, इसके बनने की वजह क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आमने सामने नहीं आ रही, यानी एक के सामने यू नहीं आना था, नहीं आया तो वो दूर दूर हो जाएंगे। गुवानिन के सामने साइटोसिन ने आना था, नहीं आया तो वो दूर दूर हो जाएंगे। जहाँ पर गुवानिन के सामने साइटोसिन आएगी वहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी। जहाँ पर एडेनिन के सामने यूरासिल आएगी वहाँ पर तो बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों जहाँ पर सेम बेसिस आ जाएं सामने या कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आमने सामने ना आए, वहाँ पर एक लूप बनता है, एक आउटग्रोथ, एक बेंड सा बनता है। तो अब इन लूप के हवाले से बात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये जो लूप आप देख रहे इसे हम लोग बोलते हैं डी लूप। अब ये जो डी लूप है इसका फंक्शन क्या, हम कहते हैं ये बेसिकली ये लूप एंटरटेन करेगा किसको, एक्टिवेशन एंजाइम को, यानी अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, यानी वो एंजाइम जो अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ बाइंड करेगा। अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड होगा तो फिर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो प्यारे बच्चों बाइंडिंग तो रिक्वायर है, और इस टीआरएनए के किस एंड के साथ बाइंडिंग होती है, तो याद रखना 3 प्राइम एंड के साथ बाइंडिंग होती है अमाइनो एसिड की। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो प्यारे बच्चों उस एंजाइम को जो फैसिलिटेट करता है, उस एंजाइम की जिस पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करना और फिर इसको उसके साथ अटैच करना, ये डी लूप का काम है कि रिकॉग्निशन ऑफ एक्टिवेशन एंजाइम, ये काम है किसका, डी लूप का। फिर प्यारे बच्चों ये जो लूप है इसे बोलते हैं थीटा लूप। और थीटा लूप की बात कीजिए तो इसका काम क्या, हम कहते रिकॉग्निशन ऑफ साइट ऑन राइबोसोम। बेसिकली ये जब अमाइनो एसिड को बाइंड करके, फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड है, ये बाइंड हो गया बेटे इसके साथ, ये इसको लेकर आएगा तो राइबोसोम के साथ इंटरेक्ट तो करेगा ना। तो प्यारे बच्चों राइबोसोम की जिस साइट को रिकॉग्नाइज करके अटैच होगा, ये काम किसका, ये थीटा लूप का होता है। और फिर बात कीजिए ये जो लूप है इसे एंटीकोडोन लूप कहते। 7 बेसिस हैं, 7 न्यूक्लियोटाइड्स, और जो सेंट्रल 3 होते हैं बेसिकली उन्हें हम कहते एंटीकोडोन। आप बताइए वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए पे था उसे बोलते थे क्या, कोडोन कहते थे। तो चूंकि इस पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंटीकोडोन, यानी उसके अपोजिट सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सर ने यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए बना दिया, नहीं आप बोल दीजिए कि ये मैसेंजर आरएनए है और इस मैसेंजर आरएनए पे मौजूद है क्या, कोडोन्स मौजूद हैं, और मैं एक शो कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सीक्वेंस हो ऐसे, कैसे, सी सी सी, तो बेटे आप ईमान से बताइए जो एंटीकोडोन होगा टीआरएनए पे जो सीक्वेंस होगा वो क्या, जी जी और जी। तो इसीलिए तो हम कहते कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इसे कोडोन कहते। तो टीआरएनए पे उसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसे क्या बोल देंगे,
एंटीकोडोन बोल देंगे। इनमें से जो लीस्ट अबंडेंट होता है वो कौन है? मैसेंजर आरएनए, यानी 3 to 4% मैसेंजर आरएनए होता है। और प्यारे बच्चों 10 to 20% ट्रांसफर आरएनए और 80% राइबोसोमल आरएनए। और ये जो ट्रांसफर आरएनए पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसके हवाले से कुछ वेरिएशन है। कुछ बुक्स ने लिखा कि 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन एक बुक में लिखा है कि 80 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो वैल्यूज़ के हवाले से वेरिएशन होती हैं, इस पे आप परेशान ना होना, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे आपसे। लेकिन अगर इन 80 के हवाले से बात की जाए तो 20 न्यूक्लियोटाइड्स वो कॉम्प्लीमेंट्री, वो पेयरिंग के अंदर होते हैं, और जो रिमेनिंग हैं वो फॉर्मेशन करते हैं किसकी? इन लूप्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो सारी बातें थीं किसके ऊपर? राइबो न्यूक्लिक एसिड पे। अब हमने दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। आप बता दीजिए कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स किसे कहते? हम कहते मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म व्हाट? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स होंगे, और प्यारे बच्चों उनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते। जैसे अगर ऐसे हो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल जाए तो जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा प्यारे बच्चों, उसे क्या बोलोगे? उसे हम कहते ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिए, ग्लाइको की एटमोलॉजी स्वीट इन टेस्ट है। हमने कार्बोहाइड्रेट के साथ एसोसिएट किया क्योंकि वो स्वीट होते हैं, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है, जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है, उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते। नेम से इंडिकेट होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंटेनिंग। और प्यारे बच्चों, हमारी बहुत ज़्यादा जो सिक्रीशंस होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। म्यूकस जो सलाइवा के अंदर मौजूद है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन ही तो है। फिर ऐसे ही बहुत सारी एंजाइम्स ग्लाइकोप्रोटीन हैं, और उनकी सिग्निफिकेंस आपको मालूम है। हॉर्मोन्स की बात की जाए तो प्यारे बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। फिर ऐसे ही आप एंटीबॉडीज़ के हवाले से बात कीजिए, जो आपके डिफेंस का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, तो प्यारे बच्चों वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। अब आप बताइए, अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स आपस में मिल जाएं तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे क्या बोलोगे? ग्लाइकोलिपिड्स। याद रखिए, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट को कहते, लिपिड्स आपको मालूम है। तो प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के कॉम्बिनेशन से जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है उसे ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं आपको? आप देखिए, सेल सरफेस मेम्ब्रेन की बात कीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कीजिए, वहाँ पर आपको ग्लाइकोप्रोटीन मिलती है, वहाँ पर आपको ग्लाइकोलिपिड्स मिलते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कभी ये लिपिड का जो फैटी एसिड वाला पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाएगा, और कभी ये लिपिड का जो अल्कोहलिक पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहते क्या? ग्लाइकोलिपिड्स कहते। इसी तरह से ये बनाते हैं क्या? सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, रिसेप्टर साइट्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और फिर प्यारे बच्चों, अगर आप उस माइलिन शीथ के हवाले से बात कीजिए तो वो क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते। ब्रेन के अंदर जो आपको वाइट मैटर मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो वाइट मैटर मिलता है, वो जो माइलिन शीथ है वो क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स ही तो होते हैं। और फिर प्यारे बच्चों, अगर आप बात कीजिए, वो जो क्यूटेन आपको प्लांट की सरफेस के ऊपर, लीव्स की सरफेस के ऊपर मिलती है, वो कौन है? वो ग्लाइकोलिपिड्स ही तो होते हैं। अब अगर लिपिड्स और प्रोटीन आपस में मिल जाएं तो इसे क्या कहते?
इसे लिपोप्रोटीन कहते। और ये लिपोप्रोटीन आपको कहाँ पर मिलेगी? याद रखिए, जो भी कोई चीज़ सेलुलर है वहाँ पर आपको लिपोप्रोटीन मस्ट मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी सेल के पास होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या, हम कहते हैं 60 to 80% तो प्रोटीन है, 20 to 40% तो क्या, लिपिड्स होते हैं। तो ये लिपोप्रोटीन होती है। और प्यारे बच्चों, ये जो आप सरफेक्टेंट को पढ़ते कहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो सरफेक्टेंट की केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो लिपोप्रोटीन ही तो होती है। फिर आइए बात करें न्यूक्लियोप्रोटीन की। अब आप बताइए, न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों, नेम से इंडिकेट होता है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इनके कॉम्बिनेशन से जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन कहते। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड कौन सा हो सकता है? ये तो 2 टाइप्स के होते, या तो डीएनए होता है और या आरएनए होता है। और प्यारे बच्चों, डीएनए के साथ अगर प्रोटीन और हिस्टोन मिल जाए तो कोई याद आता है आपको मॉलिक्यूल? तो फिर क्रोमेटिन मटेरियल की बात होती है, फिर क्रोमोसोम की बात होती है। और यही तो बेसिकली आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं प्रोटीन्स। फिर आरएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से कुछ बनता हो, ये अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा है कि उसे राइबोसोम बोलते, कि कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, तो वो राइबोसोम और प्रोटीन फैक्ट्री है। फिर प्यारे बच्चों, डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की बात कीजिए तो ये क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो थे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब आइए बात करेंगे किसकी? वाटर की बात है, तो बात करते हैं वाटर की। आप बताइए जरा, एमसीक्यू पूछ रहा हूं कि मीडियम ऑफ लाइफ इज, तो प्यारे बच्चों वाटर है। लाइफ जिसके सहारे खड़ी है वो वाटर है। मीडियम ऑफ लाइफ कौन है? वाटर है। और ओरिजिन ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद वाटर। मून पे, चांद पे लाइफ नहीं है, क्यों? वाटर नहीं है। तो मीडियम ऑफ लाइफ इज वाटर। ओरिजिन ऑफ लाइफ वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद वाटर। मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन योर बॉडी इज वाटर। और प्यारे बच्चों, सेल्स के हवाले से और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से इसकी परसेंटेज लिखी है, लेकिन उसकी वैल्यूज़ के अंदर वेरिएशन है। कहीं पर लिखा है कि 65 to 89% है, और कहीं पर लिखा है कि 65 to 90% आपकी बॉडी का वाटर होता है। यानी आपने परेशान नहीं होना, ऐसी वैल्यूज़ एमसीक्यूज़ के हवाले से नहीं पूछेंगे, लेकिन यहाँ से जो चीज़ आपने सीखनी है वो ये कि मोस्ट अबंडेंट, देखिए 62 ऑनवर्ड है ना, तो 50% से तो ज़्यादा है। तो मोस्ट अबंडेंट मोलिक्यूल इन योर बॉडी इज़ वाटर। तो वाटर तो प्यारे बच्चों बहुत सारी जगहों पर भी इस्तेमाल होता है। आप देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो याद आती है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो वाटर आ गया। तो वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, फूड अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। वाटर इस कदर इम्पोर्टेंट, फिर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है? वाटर इस कदर इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हम जिक्र करेंगे किसका, यानी इसके हवाले से बात कर लेंगे। बोलिए तो क्या? सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। वाटर एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, किसके लिए? अभी देख लेंगे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। और प्यारे बच्चों, ये वाटर की जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज हैं ये किसकी वजह से? हम कहते हैं ये वाटर की पोलैरिटी की वजह से है। वाटर बाइपोलर मॉलिक्यूल है। कभी आपने वाटर को देखा है? ये देख लीजिए प्यारे बच्चों,
ऑक्सीजन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्रिएट अ पोल एंड सच मोलिक्यूल इज नोन एज पोलर मोलिक्यूल। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज पोलैरिटी। आप देखिए, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफिनिटी अट्रैक्शन चाहत ज़्यादा होती है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो चूंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हुआ तो हम कहते हैं इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फुल नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्यों? पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं गया, हम कहते हैं स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। इससे गया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ये स्लाइटली को इंडिकेट कर रहा, पार्शियल को इंडिकेट करता है। फिर प्यारे बच्चों ऐसे ही इसके ऊपर ये क्या? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस बाइपोलर होने की वजह से वाटर बेताशा सब्सटेंसेस को सोलूबल कर लेगा। कौन से? अब जरा देखिए, पहली बात तो ये होती है कि जो भी आयोनिक सब्सटेंसेस हैं वो क्या? वाटर सोलूबल होते हैं। आयनिक सब्सटेंसेस की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ये तो क्या है? ये वाटर सोलूबल है। सोडियम क्लोराइड के हवाले से बात कीजिए तो ये वाटर सोलूबल है। होता क्या है? होता ऐसे, अगर ये सोडियम आयन है और ये देख लीजिए ये क्लोराइड आयन है, तो प्यारे बच्चों इस सोडियम वाले पार्ट को वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो इंगेज कर रहा होगा। हम कहते चूंकि इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा? पार्शियल नेगेटिव होता है, तो ये जो अट्रैक्शन हो जाएगी पार्शियल नेगेटिव, ये अट्रैक्ट करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये वाला स्लाइट नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। इसी को तो सोलबिलिटी कहते कि किसी भी चीज़ के चारों तरफ हर जानिब से वाटर उसको अट्रैक्ट करे, यही तो सोलबिलिटी होती है। फिर इस क्लोराइड के हवाले से बात कीजिए, इसको जो वाटर का पार्ट एंटरटेन कर रहा होगा और इसके साथ अट्रैक्ट कर रहा होगा वो प्यारे बच्चों कौन होता है? हम कहते वो ये हाइड्रोजन आयंस हैं और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन आयन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन आयन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर ऐसे यहां पर हाइड्रोजन आयन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और बेटे फिर क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। इस अट्रैक्शन की वजह से इसी को तो सोलबिलिटी कहते। और फिर दूसरी बात यह है कि जो नॉन आयनिक यानी कोवलेंट हो और पोलर हो, नॉन आयनिक पोलर सब्सटेंसेस ये क्या करेंगे? ये भी वाटर के अंदर सोलूबल होते हैं, चूंकि उसके पोलर पार्ट को अट्रैक्ट करेगा वाटर, चूंकि पोलर है। रूल है ना कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो वाटर भी पोलर है और कोई नॉन आयनिक पोलर सब्सटेंस होगा। आप मिथाइल अल्कोहल की बात कीजिए, इथाइल अल्कोहल की बात कीजिए, सोलूबल इन वाटर होती है। प्यारे बच्चों चूंकि उसके अंदर ये देखिए C2H5 और फिर ये है ना पुत्र जी, और इस वाले पार्ट को, इस पोलर पार्ट को वाटर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन याद रखना जो नॉन पोलर होते हैं वो वाटर में इनसोलूबल होते, लाइक डिसॉल्व लाइक है। तो प्यारे बच्चों ये इनसोलूबल होते। तो आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? इनका इनसोलूबल होना ही अच्छा है ताकि आपके बॉडी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो तो बने, वरना तो वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कीजिए, ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन के हवाले से बात कीजिए, केराटिन की बात कीजिए, कोलाजिन के हवाले से बात कीजिए, अगर ये इस कदर वाटर में सोलूबल हो जाएं तो बॉडी के स्ट्रक्चर तो मेंटेन नहीं रहेगा, उसकी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो लाजिम है कि ये जो नॉन पोलर हैं ये इनसोलूबल हो जाएं। इनके सोलूबल होने से होगा क्या? आपने पढ़ा है कि सारे जो रिएक्शंस हैं वो वाटर के अंदर होते हैं। एंजाइम्स एक्वस मीडिया के अंदर वर्क
करते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते, तो उससे होता क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट में चांस ऑफ कोलिजन इंक्रीज होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और फिर प्यारे बच्चों रिएक्शन होता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, इसी को डेथ कहते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात जो वाटर के हवाले से आपको बतानी है, आप देख रहे हैं वाटर किस कदर इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात वाटर के हवाले से प्यारे बच्चों, वो हीट ऑफ यानी हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। तो वाटर के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा है। इस कैपेसिटी को ही तो क्या कहते, हीट कैपेसिटी। और एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब वो स्पेसिफिक हो जाए फिर हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ के हवाले से बात करते, यानी क्या, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 या by 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, 1 डिग्री नहीं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने की खातिर जितनी कैलोरीज रिक्वायर होंगी, तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। लेकिन 1 ग्राम फ्रॉम 15 टू 16 बाय 1 डिग्री, ये स्पेसिफिक जब हम लोग कहेंगे तो इसी को बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपके मन में आएगा कि सर व्हाट इज टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है, इस टेम्परेचर से मुराद क्या है। याद रखना, हम कहते एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज टेम्परेचर। आपके मन में आएगा कि सर कैलोरीज तो दे रहे हैं, हीट तो दे रहे हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज नहीं हो रही। तो याद रखिए वो जो एनर्जी दे रहे वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जिसे आप कहते हो क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आपके सर इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ शो कर रहे कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में ये जो बॉन्ड है जो डॉटेड फॉर्म में आपके सर दिखा रहे, इसे क्या कहते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते। कुछ और भी कहते हैं वो कुछ देर में। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के अंदर इस्तेमाल होती, इसीलिए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं होता है, यानी वाटर का जो टेम्परेचर है ये स्लोली इंक्रीज होता है और वाटर का टेम्परेचर स्लोली डिक्रीज होता है। इसीलिए तो प्यारे बच्चों ये जो लाइफ है ये स्टार्ट होती है कहाँ से, वाटर से। और फिर वैसे भी अगर आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के हवाले से बात कीजिए तो वो भी वाटर के अंदर होती है। अब अगर फ्रॉग का या फिश के स्पर्म एग की बात कीजिए, वो वाटर में जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई और फिर उससे कंप्लीट फ्रॉग या फिश की फॉर्मेशन होती है। प्यारे बच्चों यही तो साबित कर रहा कि वाटर लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये इस कदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। आप देखिए अगर वाटर ना हो और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो बॉडी बर्न हो जाए, तो जो बर्निंग से आपको बचा रहा, ये जो सडन थर्मल चेंजेस से आपको बचाता है, ये वाटर ही तो है और ये वाटर की हीट कैपेसिटी ही तो है। अब नेक्स्ट इसके बाद हमने बात करनी है किसकी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी सिंपली आपके सर लिख रहे क्या, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो प्यारे बच्चों वाटर को लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में लेकर जाने की खातिर जितनी हीट रिक्वायर होती है उसे क्या कहते, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी अगर आप स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात कीजिए तो हम लोग बोलते कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड, यानी
1 ग्राम वाटर जो वेपर की फॉर्म में उड़ गया और जिसने वेपर बना लिए और जितनी हीट उसको रिक्वायर थी, इसी को तो कहते क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी आप यूनिट के हवाले से बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज के हवाले से बात होती है, क्या, नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड, कि 1 ग्राम वाटर जो वेपर्स की फॉर्म में उड़ गया, उसने जिस हीट को एब्जॉर्ब किया उसे क्या कहते, उसे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते। वैल्यू कितनी है ये देख लीजिए, हम कहते 574 किलो कैलोरी पर केजी। यानी इसका मतलब ये है, अगर आपके पास 1 केजी वाटर हो तो इस 1 केजी वाटर को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जाहिर बात है हीट तो रिक्वायर है, तो जितनी कैलोरीज रिक्वायर है वो कितनी, 574 किलो कैलोरी। और अगर आपसे 1 ग्राम के हवाले से पूछ ले, ये तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर 1 केजी है, और 1 ग्राम के हवाले से पूछ ले तो प्यारे बच्चों ये जो किलो है ये तो कट गया इस किलो के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, 574 कैलोरीज पर ग्राम के हवाले से बात होती है। अब आइए इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको देख लें। प्यारे बच्चों, हीट कैपेसिटी वाटर की टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दे रही, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको नॉर्मलाइज जो कर रहा वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही तो है। यानी स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, वो आपकी स्किन सरफेस पे स्वेट को सिक्रेट करेगा, और फिर क्या होगा, वो स्वेट आपकी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वेपर्स की फॉर्म में उड़ गया। चूंकि ये वाटर हीट को लेकर गया है, इसीलिए तो कहते हैं क्या, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो इससे कूलिंग इफेक्ट होता है। क्योंकि बॉडी से हीट जो निकल गई तो इससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, और वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ा से वाटर को भी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर हैं। जैसे अगर आपके पास 1 लीटर वाटर हो, 1 लीटर की कितना होता है बेटे, अगर ml की बात की जाए तो हम कहते 1000 ml होता है। और प्यारे बच्चों, इस 1 लीटर वाटर में से, इस 1000 ml ऑफ वाटर में से अगर सिर्फ 2 ml, कितना, 2 ml वाटर इवेपोरेट हो जाए तो जो रिमेनिंग वाटर बच गया इसमें से कितना है, हम कहते हैं 998 ml वाटर रह गया। इस 998 ml वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। आपने देखा कि थोड़े से वाटर को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की खातिर किस कदर ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर है, कितनी ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर होती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कूलिंग इफेक्ट होता है। एनिमल्स में वो जो परस्पायरेशन है और प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कूलिंग इफेक्ट है और आपकी बॉडी को मेंटेन कर रहा, और ये जो कूलिंग इफेक्ट है ये इसी वजह से तो होता है कि वाटर की ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। अब इसके बाद हमने बात करनी है आयोनाइजेशन की। आयोनाइजेशन के हवाले से बात करेंगे। और प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन क्या होती है, हम कहते अगर वाटर मॉलिक्यूल अपने आयंस में ब्रेक हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन कहते। यानी ये प्रोसेस किस तरह से होता है, होगा ऐसे कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है तो ये ब्रेक हो जाएगा किस में, हम कहते ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में प्लस हाइड्रोक्सल आयन में। और आप देखिए कभी तो ये एक्विलिब्रियम में आएगा, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर को अगर आप मेंटेन करें और ये एक्विलिब्रियम पर आ जाए तो याद रखिए एक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है ये कितनी होगी, हम कहते हैं 10⁻⁻⁷ मोल
पर लीटर, यानी 1 लीटर वाटर में से 10 रेज पावर -7 मोल हाइड्रोजन आयंस की सूरत में होंगे। और हाइड्रोक्सल आयंस कितने होंगे? ये भी तो इतने ही होंगे चूँकि बराबर होते। और प्यारे बच्चों, ये जो आयंस हैं ये क्या करेंगे? ये बेतहाशा केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और जो आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। फिर आइए वाटर की जो एक और प्रॉपर्टी और स्पेसिफिकली उसका जिक्र करना है, वो प्रोटेक्शन के हवाले से है। आप देखिए, ज़्यादातर ऑर्गन्स के अराउंड में आपको कोई फ्लूइड मिलता है। जैसे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से बात कीजिए तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जिक्र करते, तो प्रोटेक्शन के अंदर इसका इम्पोर्टेंट रोल है। फिर प्यारे बच्चों, जब आप आई को रब करें तो ये जो टीयर्स हैं ये उस रबिंग इफेक्ट से, फ्रिक्शनल डैमेजेस से आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। हार्ट के अराउंड में आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलता है जो फ्रिक्शनल डैमेजेस से बचाता है, तो ये प्रोटेक्टिव रोल है। यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के अराउंड में ये एज अ कुशन एक्ट करेगा, यानी जो भी कोई डैमेज होगा वो फ्लूइड उसको बियर करेगा और मेन ऑर्गन तक उस डैमेज को पहुंचने नहीं देगा। वो जो फ्रिक्शनल डैमेज होता है उस डैमेज को पहुंचने नहीं देगा। फिर प्यारे बच्चों, अगर आप इसकी डेंसिटी और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ आइस की, डेंसिटी की बात करते और फिर इसकी जो सिग्निफिकेंस है इसके हवाले से बात होगी। आप देखिए, ज़्यादातर अशिया जब बेटे उनका टेम्परेचर लो करें तो वो क्या होंगी? वो श्रिंक होती हैं। लेकिन वाटर ऐसा है, जब आप इसके टेम्परेचर को लो करोगे तो ये एक्सपैंड होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वाटर का सॉलिड फॉर्म में जो पर्टिकुलर वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है उसके बीच में स्पेसेस होती हैं। और प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दूर दूर से हो रही होती है, तो उन स्पेसेस की वजह से जो आइस है इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप रिवर्स के हवाले से बात कीजिए तो आपको सरफेस के ऊपर तो आइस मिलेगी लेकिन डीप वाटर के अंदर नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा? उन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल हो पाएगी। आप देखिए, अगर सारे ही रिवर्स अगर वो आइस की सूरत में कन्वर्ट हो जाएं तो एक्वेटिक लाइफ तबाह हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, वाटर इस हवाले से भी सिग्निफिकेंट है। फिर वाटर की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे कोहेजन की बात होती है। वैसे आप बताइए, व्हाट इज़ कोहेजन? हम कहते हैं और कोहेसिव फोर्सेस की बात होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स और सेम मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज कोहेसिव फोर्सेस, और ये प्रोसेस कोहेजन कहलाता है। जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल को और इस वाटर मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो फोर्स होती है इसे क्या कहते? कोहेजन बोलते, कोहेसिव फोर्सेस। इसीलिए जब ट्रांसपायरेशन होती है तो आपने पढ़ा है कि जाइलम वेसल के अंदर एक सॉलिड चेन लाइक कॉलम बनता है वाटर का। सॉलिड से मुराद ये है कि वो अनब्रोकन है, कि एक वाटर मॉलिक्यूल से लिंक्ड दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से लिंक्ड तीसरा वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्यारे बच्चों, इसी को तो कोहेसिव फोर्सेस कहते। और फिर एडहेजन, एडहेसिव फोर्सेस का जिक्र होता है, यानी वाटर का जो दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसी फोर्सेस को एडहेसिव फोर्सेस कहते। और ये जो फिनोमिनन है इसे एडहेजन बोलते। जैसे आपने एसेंट ऑफ सैप के हवाले से पढ़ा है कि वाटर सेलुलोज के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो फोर्स है इसे क्या बोलते? एडहेसिव फोर्सेस कहते। और इसकी वजह से इतने ऊंचे ऊंचे जो प्लांट्स होते उन तक वाटर अवेलेबिलिटी होती है। तो ये तो सारी बातें थीं किसके हवाले से? वाटर के हवाले से। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।